देखेंगे कि आज की क्लास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, क्योंकि अगर आज वाली क्लास आपकी मिस हो जाती है या आज वाला कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है तो आगे वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से आज वाली क्लास को कवर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा ये लेक्चर 2 है, यानी सॉलिड चैप्टर चल रहा है और सॉलिड चैप्टर में हम लोगों ने हमारा ये क्या है, लेक्चर 2 डिस्कस हो रहा है। तो आज लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन के बाद सॉलिड के जो हमारे पास आता है वो आता है क्रिस्टल लैटिस। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, पहले हमें ये समझना है कि सॉलिड का क्रिस्टल लैटिस क्या होता है या क्या वर्ड होता है, ये इसको समझना है। तो क्रिस्टल लैटिस से पहले हम लोग लैटिस समझ लेते हैं। लैटिस क्या होता है, ठीक है। तो लैटिस के लिए हम कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, the arrangement of constituent particles in 3 dimension of a solid, यानी किसी सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, 3 डायमेंशन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था। इसी तरीके से पार्टिकल से पार्टिकल में आगे बढ़ाता रहा, एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था। ऐसे ही एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था। इसी तरीके से आगे भी थे, ठीक है। ऐसे आगे पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं और आगे से आगे पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। और इन पार्टिकल्स को, इन 8 पार्टिकल्स को, सपोज करो 2, 4, 6 और 8, ये वाले जो 8 पार्टिकल्स हैं, इनको मैंने अरेंज कैसे करा, इनको मैंने अरेंज कर दिया, यानी इन पार्टिकल्स को आपस में मिला दिया। इन पार्टिकल्स को जब आपस में मिलाया तो आपस में मिलाने के बाद एक अरेंजमेंट यानी एक स्ट्रक्चर बन के आती है, और जो स्ट्रक्चर बन के आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस। यानी जब ये पार्टिकल्स यहाँ रखा था, एक पार्टिकल यहाँ रखा था, एक पार्टिकल यहाँ रखा था, एक पार्टिकल यहाँ रखा था, एक यहाँ रखा था, एक यहाँ रखा था, एक यहाँ रखा था और एक यहाँ रखा था, ठीक है। इन पार्टिकल्स को मैंने क्या किया, इन पार्टिकल्स को मैंने मिला दिया। जब इन पार्टिकल्स को मैंने मिला दिया तो एक लैटिस, एक क्रिस्टल, एक स्ट्रक्चर बन के आई और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लैटिस। और ऐसे ही अगर मैं पार्टिकल से पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल्स भी मिलाता जाऊं तो यही स्ट्रक्चर आगे आ जाएगी, फिर अगली स्ट्रक्चर आगे मिल जाएगी, अगली स्ट्रक्चर आगे मिल जाएगी, और इसी तरीके से जो पूरी स्ट्रक्चर मिल के आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। मीन्स किसी भी सॉलिड के 3 डायमेंशन में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट करने के बाद जो भी स्ट्रक्चर आती है उसको लैटिस बोलते हैं। और वो लैटिस जब आगे से आगे जुड़ता चला जाता है तो एक कंप्लीट क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है और उसी को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस। तो इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। अब क्रिस्टल लैटिस और लैटिस जब आपको क्लियर हो जाता है तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, यूनिट सेल। यूनिट सेल, ये यूनिट सेल क्या होता है? तो यूनिट सेल क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करते हैं कि मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है और मैंने उस स्ट्रक्चर को कैसे, यानी कोई सॉलिड है, उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि एक वाइट कलर के पार्टिकल्स हैं और दूसरे ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं, फिर ये वाइट कलर के पार्टिकल्स हैं और अगले ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं, फिर वाइट कलर के पार्टिकल्स हैं और फिर ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं। इसी तरीके से ये अरेंजमेंट आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं और फिर ये वाइट कलर के पार्टिकल्स हैं, फिर ब्लैक हैं और फिर वाइट है, फिर ब्लैक है और फिर वाइट है, एंड सो ऑन, आगे और नीचे दाएं बाएं यही क्रिस्टल चल रहा है। अब मैं क्या करूं, देखो अब पार्टिकल्स का कोई सेंटर पॉइंट होगा, इस पार्टिकल के ये सेंटर पॉइंट होगा, इस पार्टिकल का ये सेंटर पॉइंट होगा, इस पार्टिकल का ये होगा, इस पार्टिकल का ये होगा, इसी तरीके से सब पार्टिकल्स का कोई सेंटर पॉइंट होगा। तो अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट को मिला दूं, मिला दिया, तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन के आई। ये कौन सी स्ट्रक्चर, ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन के आई। और आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है कि मैंने पार्टिकल्स मिला दिए और ये एक स्ट्रक्चर बन के आ गई, और ये स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है, यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल कैसे है, यानी ये वो स्ट्रक्चर है, मैंने इस सॉलिड की, अगर मैं ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से निकाल ली तो मैं इस पूरे सॉलिड को डिफाइन कर सकता हूँ क्या, कि ये पूरा सॉलिड किस तरीके के पार्टिकल, कोई मुझसे पूछे ये पूरा सॉलिड किस तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना है, तो मैं पूरे सॉलिड की स्टडी के बिना मैं केवल इसकी स्टडी से बता सकता हूँ कि ये पूरा सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है।
ये किस तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना है? एक वाइट और एक ब्लैक पार्टिकल से मिलकर बना है। इस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है? तो इस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, जिसमें एक वाइट एक सॉलिड, एक वाइट एक सॉलिड है। अगर ये सपोज करो ये वाइट वाला कोई मेटल है और ये ब्लैक वाला नॉन मेटल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है। तो मैं सारी प्रॉपर्टीज केवल इस छोटी सी यूनिट के बेस पर बता सकता हूँ, इस सॉलिड की पूरी प्रॉपर्टीज। तो हम क्या कहते हैं? तो यही क्या है इस सॉलिड का? यूनिट सेल। अब डेफिनेशन वाइज क्या कहेंगे हम इस यूनिट सेल को? यूनिट सेल की डेफिनेशन बनानी हो तो क्या कह सकते हैं? चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, द स्मॉलेस्ट यूनिट और पोर्शन, चाहे आप यूनिट बोलिए या पोर्शन बोलिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट और पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which provides complete information on repetition that is known as unit cell। मीन्स किसी सॉलिड का वो छोटे से छोटा पोर्शन, वो छोटे से छोटी यूनिट जो किसी सॉलिड को जिसके बनने से, जिसके रिपीटेशन से पूरा सॉलिड बन जाता है और वो पूरे सॉलिड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है, वो क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, यूनिट सेल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपके एक एग्जांपल लूँ कि हमारा घर बन रहा है, तो अगर हमारा घर बन रहा है तो हमारे घर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ईंट। एक ईंट से दूसरी ईंट मिली, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एक आगे ईंट लगी, ईंट के आगे ईंट लगी, ईंट के पीछे ईंट लगी और दीवार बन गई, दीवार से घर बन गया। तो हमारे घर की सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? ईंट। और अगर उस ईंट से, एक ईंट से दूसरी ईंट की बार बार रिपीटेशन हो तो क्या बन गया? पूरा घर, यानी पूरा सॉलिड हमें पता लग गया। तो क्या होता है कि आप ये समझ लीजिए, ये छोटी सी यूनिट जो है, जो इसे हम यूनिट सेल बोल रहे हैं, वो हमारे घर की सबसे छोटी ईंट है। और जब ये छोटी छोटी ईंटें आपस में मिल जाती हैं तो हमारा पूरा घर बन जाता है। यानी जब ये छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मिल जाती हैं तो एक सॉलिड कंप्लीट हो जाता है। तो ये दैट इज यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द सॉलिड विच ऑन रिपीटेशन मेक्स कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। यानी वो सबसे छोटा पार्टिकल किसी सॉलिड का जो रिपीटेशन करने पर, जिसके रिपीटेशन से पूरा सॉलिड बनकर तैयार हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल बोला जाता है। तो चलिए हमने लैटिस समझ लिया, हमने यूनिट सेल समझ लिया। अब ये जो यूनिट सेल होते हैं, अब इसको आगे बढ़ाना है कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में अब हमें डिस्कस करना है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। मैं पहले इसको रब कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ से इसको रब करें तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल या फिर हम कहें कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। अब ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये टाइप किस बेस पर कर रहे हैं? एटम्स के अरेंजमेंट के, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स के अरेंजमेंट पर, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के अरेंजमेंट के बेस पर यूनिट सेल को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है? तो एटम्स के अरेंजमेंट के बेस पर यूनिट सेल्स को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। अब ये जो दो पार्ट है यूनिट सेल के, ये कौन कौन से हैं? तो पहला होता है सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, कई बार इसको हम बोल देते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और कई बार हम इसको बोल देते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा होता है हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल। जो ये सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, ये फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाइड हो जाता है बच्चों। अब ये फर्दर तीन पार्ट में कौन कौन सा होता है? तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, सेकंड पार्ट होता है इसका बॉडी सेंटर्ड, और थर्ड पार्ट होता है इसका फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, और थर्ड पार्ट होता है इसका एंड सेंटर्ड। तो इस तरीके से यूनिट सेल चार पार्ट में डिवाइड होता है। बेसिकली सिंपल यूनिट सेल,
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। पहले बेसिकली 2 में और दूसरा पार्ट फर्दर 3 में कन्वर्ट हो जाता है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब 1 बाय 1 इन यूनिट सेल्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, अब 1 बाय 1 जब इन यूनिट सेल्स को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट यूनिट सेल आता है सिंपल यूनिट सेल। तो बच्चों सिंपल यूनिट सेल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसके डेफिनेशन बोलूं या इसकी कंडीशन बताऊं कि ये कब बनता है, तो सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, तो दैट यूनिट सेल इन विच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, या दैट यूनिट सेल, हम कहेंगे दैट यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स कहिए आप या एटम्स कहिए, एक ही बात है, in which atoms are arranged only on corner। यानी सिंपल यूनिट सेल क्या होता है कि सिंपल यूनिट सेल वो होता है जिसमें पार्टिकल्स केवल और केवल कोनों पर रहते हैं, सारे कोनों पर अरेंज होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सिंपल यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक यूनिट सेल बनाया और कैसे, इस तरीके से, और इन सबको मिला दिया। बच्चों वैसे तो एटम होता है ऐसा, अब मैं ऐसा बनाऊंगा तो सब घोच पोच हो जाएगा, तो मैं फिलहाल एटम का सेंटर पॉइंट दिखा रहा हूँ। एक ये रहा एटम, एक ये रहा एटम, एक ये रहा एटम, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, और एक हमारी एक यूनिट बन गई। और ये जो यूनिट बनी है दैट इज सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रीमिटिव यूनिट सेल। और द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर अरेंज्ड ओनली एट कॉर्नर्स, जो कि केवल और केवल कॉर्नर्स पर हैं। आप देखिए पार्टिकल्स कहाँ हैं, कॉर्नर्स पर हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। अब इस सिंपल यूनिट सेल में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पार्टिकल्स जहां पर रखे जाते हैं, द प्लेस वेयर द पार्टिकल्स आर प्लेस्ड, द प्लेस वेयर द पार्टिकल्स आर प्लेस्ड, दैट इज नोन एज लैटिस पॉइंट, दैट इज नोन एज लैटिस पॉइंट। यानी वो जगह जहां पर पार्टिकल रखा जाता है, एक पार्टिकल यहां रखा है, एक पार्टिकल यहां रखा है, तो ये जो जगहें हैं, ये पॉइंट जो है, ये क्या है, लैटिस पॉइंट है। ठीक है, लैटिस पॉइंट। ठीक है, एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, द लाइन विच जॉइंट द वन लैटिस पॉइंट टू अनदर लैटिस पॉइंट, वो लाइन जो एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट को मिलाती है, उसको क्या बोला जाता है, एज, उसको क्या बोला जाता है, एज। और बच्चों किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता होगा, अगर किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में कहें तो कॉर्नर्स कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर होंगे। यानी किसी भी क्यूब में, क्यूबॉइड में, ये तो आप जानते हैं हमेशा कॉर्नर कितने होंगे, 8। ये क्यूबॉइड है, एक कोना ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, एक ये रहा 5, एक 6, एक 7 और एक 8, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। इसके बाद लैटिस पॉइंट हो गया, एज बता दिए, कॉर्नर्स बता दिए, ठीक है, कॉर्नर्स हो गए, और ये एक कंप्लीट यूनिट सेल। अब बारी आती है किसी भी सिंपल यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं, फेस आप देखिए, एक फेस ये रहा, दूसरा फेस कौन सा है, नीचे, तीसरा फेस कौन सा है, ऊपर, चौथा फेस कौन सा है, ये वाला, फिफ्थ फेस कौन सा है, ये वाला, और सिक्स्थ फेस कौन सा है, पीछे जो था। यानी 1 2 3 4 5 6, तो कितने फेस हैं इसके, 6। किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं, 6। तो हमारे जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें फेस कितने होते हैं, 8, कॉर्नर्स भी कितने, 6 फेस होते हैं, 6 कॉर्नर्स होते हैं, 8 एज होती हैं, एज भी कितनी होती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एज होती हैं यहाँ पर 12, कॉर्नर होते हैं 8, फेस होते हैं 6 और लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, 8। ये आपको पता होना चाहिए। और सिंपल यूनिट सेल, द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर, जहाँ पर केवल और केवल एटम कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर इन्वॉल्व होते हैं, वो सिंपल यूनिट सेल कहलाता है। सिंपल यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट 8 होते हैं, एज 12 होती हैं, कॉर्नर 8 होते हैं और फेसेस 6 होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है सेंटर्ड यूनिट सेल के पहले पार्ट को डिफाइन करने की, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है बच्चों,
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब अभी अभी हमने देखा सिंपल यूनिट सेल में केवल पार्टिकल्स कहाँ अरेंज थे, कॉर्नर्स पर। तो फेस सेंटर्ड की डेफिनेशन क्या बनेगी, फेस सेंटर्ड के लिए डेफिनेशन बनती है कि द यूनिट सेल in which atoms are arranged at corners as well as faces। यानी एटम्स कॉर्नर पर तो रखा ही है, कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी इस बार एटम है, और अगर कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी एटम रखा है तो वो क्या कहलाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो कैसे, देखिए ठीक है, हमने क्या किया, एक एटम यहाँ कॉर्नर पर तो होगा ही, बिना कॉर्नर के तो कोई चीज़ बनती ही नहीं है, कोई सॉलिड बनेगा ही नहीं, तो कॉर्नर्स पर तो एटम होना जरूरी है। तो कॉर्नर्स तो हमारे 8 के 8 कॉर्नर्स पर हमने एटम रख दिया, तो ये तो बन गया सिंपल क्यूबिक। लेकिन हमें क्या बनाना है, फेस। अब कितने फेसेस बताए थे अभी, 6। तो एक एटम इस वाले फेस पर है, एक एटम नीचे वाले फेस पर है, एक एटम इधर वाले फेस पर है, और एक एटम मेरे साइड वाले फेस पर है, और एक एटम आगे वाले फेस पर होगा जिसको मैं हल्का सा नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ, और एक एटम पीछे वाले फेस की तरफ होगा जिसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। यानी अगर ये हमारा क्यूब या क्यूबॉइड है तो एक एटम यहाँ रखा है इस फेस पर, एक एटम यहाँ रखा है इस फेस पर 2, एक एटम यहाँ रखा है इस फेस पर 3, एक एटम यहाँ रखा है इस फेस पर 4, एक एटम नीचे रखा है इस फेस पर 5, और एक एटम यहाँ रखा है 6। तो 6 फेस है, तो कॉर्नर पर तो एटम है ही, उसके साथ साथ फेसेस पर भी अगर एटम रखा है, अरेंज है, तो वो क्या कहलाता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, कॉर्नर्स कितने हैं 8, 6, फेसेस कितने हैं 6, ठीक है। तो ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। अब यहाँ एक बात और बता देता हूँ बच्चों, देखो अब आप खुद समझो कि एटम तो पूरा ये रखा होगा, लेकिन इसके अंदर कितना एटम इन्वॉल्व हो रहा है, कितना एटम अंदर है, सारा तो बाहर है, ये पार्ट तो सारा बाहर ही है, ये जो ये वाला पार्ट है ये तो सारा बाहर ही है, अंदर तो केवल इतना पार्ट है। और ये कैसे आप इमेजिन करेंगे, आप इमेजिन करिए एक लेमन लीजिए, नींबू लीजिए, नींबू को पहले हाफ कट कर दीजिए, यानी ये नींबू समझिए, और अब मैंने इसको हाफ कट कर दिया, तो अब ये कितना नींबू रह गया, आधा रह गया। अब इस आधे नींबू को आप शादियों में जाते हैं तो वहाँ सैलेड जब उठाते हैं तो वहाँ पर आधा नींबू, मतलब नींबू कितना मिलता है आपको, उस आधे नींबू को आप, ये आधा नींबू है, इस आधे नींबू को आप 4 पीसीज में कट कर दीजिए। आधा नींबू को, ये जो आधा नींबू है, सपोज करो ये आधा नींबू है, और इस आधे नींबू को अगर मैं 4 पार्ट में बांट दूं तो एक पार्ट कितना बैठेगा, ये वाला। यही होता है ना शादियों में, सैलेड में इतना सा कोना कोना जो मिलता है आपको, तो वो ही, यानी एटम का केवल ये कॉर्नर, ये वाला पार्ट। यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला। एक यूनिट सेल के अंदर एटम का केवल इतना सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। इतना सा पार्ट का मतलब एक नींबू को आप पहले क्या कीजिए, आधा काटिए, ठीक है, आधा हो गया, उस आधे के 4 पार्ट कर दीजिए, और जो दूसरा आधा पार्ट था उसके भी 4 पार्ट कर दीजिए। तो कितना, नींबू के कितने पार्ट करे आपने, 8। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एक एटम का कितना पार्ट एक कॉर्नर पर इन्वॉल्व होता है, 1/8। एक कॉर्नर पर कितना इन्वॉल्व होता है एक एटम का पार्ट, 1/8। यहाँ भी कितना होगा, 1/8, यहाँ भी कितना होगा, 1/8, यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8, और यहाँ भी 1/8। अब अगर हर सारे कॉर्नर्स पर एटम का 1/8 पार्ट इन्वॉल्व है तो कॉर्नर कितने हैं, 8, और एटम का कितना पार्ट इन्वॉल्व है, 1/8, और 8 से 8 जब कैंसिल होगा तो इसका मतलब सारे कॉर्नर्स कितने एटम से मिलकर बने हैं, सारा कॉर्नर्स एक एटम से मिलकर बना होता है। 1/8 पार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, 1 यहाँ, 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, और जब 8 1/8 को आपस में मिलाया जाता है तो कितना एटम बनता है, 1। तो किसी भी लैटिस के या किसी भी यूनिट सेल के जो कॉर्नर्स होते हैं वो एक एटम से मिलकर बनते हैं। तो कॉर्नर कितना है, यानी अब मैं कह सकता हूँ कि सिंपल यूनिट सेल, केवल एटम, सिंपल यूनिट सेल में तो केवल कॉर्नर्स पर ही एटम थे, तो सिंपल यूनिट सेल कितने एटम से मिलकर बना होता है, सिंपल यूनिट सेल मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम।
सिंपल यूनिट सेल एक एटम से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन आता है, सिंपल यूनिट सेल कितने एटम से मिलकर बना होता है? तो एक एटम से मिलकर बना होता है। सिंपल यूनिट सेल में फेसेस कितने होते हैं? 6। सिंपल यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर एटम का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है? 1/8। कॉर्नर्स पर एटम का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है? पर कॉर्नर पर 1/8। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी यही होगा कि यहाँ पर कॉर्नर पर एटम का कितना इन्वॉल्वमेंट है? 1/8। यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8 और यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8। तो जितने भी कॉर्नर्स हैं सब पर 1/8। कॉर्नर पर जब 1/8 होगा तो हमें पता है 8 कॉर्नर होते हैं और 1/8 पार्ट इन्वॉल्व है, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ और एक एटम से सिंपल यूनिट सेल बन गई। लेकिन हमने सिंपल यूनिट सेल में क्या किया? हर फेस पर एक एक एटम यहाँ इन्वॉल्व किया है। अभी जो एटम होता है बच्चों, आपने नींबू ऐसे रखा हाफ, यानी हर फेस पर आधा नींबू रखा गया है, आधा एटम। तो इस फेस पर कितना एटम रखा गया है? आधा। इस फेस पर कितना एटम रखा गया है? आधा। इस फेस पर कितना? आधा आधा आधा। फेस कितने हैं? 6। और एटम कितना रखा गया है हर फेस पर? हाफ, आधा। तो हर फेस पर अगर आधा एटम रखा है तो 2 3 जा 6। तो फेसेस पर कितना एटम इन्वॉल्व हुआ? 3। कॉर्नर्स पर टोटल एटम कितना इन्वॉल्व हुआ? 1। तो ये फेस सेंटर्ड कितने एटम से मिलकर बना? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कितने एटम से मिलकर बनी? 1 और 3, 3 और 1 4। यानी आपके पास क्वेश्चन आता है कि सिंपल यूनिट सेल कितने एटम से मिलकर बना होता है? तो 1। फेस सेंटर्ड कितने एटम से मिलकर बना होता है? तो 4 एटम से मिलकर बना होता है। फेसिस पर कितने एटम इन्वॉल्व होते हैं? टोटल फेसिस पर कितने एटम इन्वॉल्व होते हैं? 3। कॉर्नर पर कितना एटम इन्वॉल्व होता है? 1। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब फेस सेंटर्ड के बाद बारी आती है बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड क्या होता है? तो हम यहीं पर चेंज कर देते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हम कहेंगे द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर अरेंज्ड एट कॉर्नर। कॉर्नर पर तो सब में होगा, कॉर्नर एज वेल एज सेंटर। यानी कॉर्नर के साथ साथ एटम इस बार फेस पर नहीं है। फेस से हटा दो आप एटम, फेस से हटा दो। देखो बच्चों, मैं पहले स्टार्टिंग में कह रहा था ये इमेजिनरी चैप्टर है, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर्स है, तो थोड़ा सा इमेजिन करके चलो कि ऐसा होता है। मतलब मैं 3D, आप ऐसे कोई चीज़ हाथ में लेके इमेजिन कर सकते हैं। तो कॉर्नर्स पर तो हो गया, और हमने कहा एटम कहाँ पर अरेंज है? कॉर्नर पर और एज वेल एज सेंटर पर। तो सेंटर का मतलब बिल्कुल बीचों बीच, यानी मैंने इसके बीच में एक होल किया और एक एटम पूरा का पूरा रख के इसको वापस बंद कर दिया। तो वो क्या हुआ? सेंटर में एक एटम रख दिया पूरा। यानी इस बार क्या होता है? बॉडी सेंटर में हमने देखा कॉर्नर्स पर तो 1/8 इन्वॉल्व होता है और 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स हैं और 1/8 हर कॉर्नर पर एटम इन्वॉल्व है, तो कॉर्नर तो बन गए एक एटम से। अब फेस पर कितना है? सेंटर पर कितना है? तो सेंटर में हमने क्या किया? सेंटर बीचों बीच बिल्कुल एक एटम पूरा रख दिया। तो सेंटर पर कितना एटम है? 1। तो कॉर्नर कितने एटम से मिलकर बना? 1। सेंटर पर कितना एटम है? 1। तो बॉडी सेंटर कितने एटम से मिलकर बना? तो बॉडी सेंटर्ड कितने एटम से मिलकर बना होता है? 2 से। तो बॉडी सेंटर्ड इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पर कितना एटम इन्वॉल्व होता है? तो 1/8। कॉर्नर पर 1/8 होता है, तो कितने एटम इन्वॉल्व होते हैं टोटल कॉर्नर पर? केवल 1। और कहाँ पर इन्वॉल्व होता है? तो सेंटर पे। सेंटर पर कितना एटम इन्वॉल्व होता है? कंप्लीट 1। एक सेंटर पर और एक सारे कॉर्नर पर। तो क्या हो जाता है? 2 एटम्स से बॉडी सेंटर्ड बनता है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड एटम ये हो गया। बॉडी सेंटर्ड की स्ट्रक्चर ये है, हालांकि मैं इसको डायग्रामेटिक भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद बारी आती है, आप देख भी रहे होंगे डायग्रामेटिक। इसके बाद अगली बारी आती है बॉडी सेंटर्ड के बाद एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? इसमें क्या स्पेशलिटी है? एंड सेंटर्ड का मतलब होता है द यूनिट सेल in which atoms are arranged at corner पर तो होगा, मैं हर बार बोल रहा हूं, corners as well as any two opposite faces। यानी इस बार क्या होता है? एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स कॉर्नर पर इन्वॉल्व हैं, और हमने अभी देखा कि किसी क्यूब या क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस में से किन्हीं 2 फेस पर एटम इन्वॉल्व है। और
ऑपोजिट पे, अगर इस पे है तो इधर इस पर होगा, इधर है तो इधर होगा, ऊपर है तो नीचे होगा। दो ऑपोजिट फेस पर एटम इन्वॉल्व होता है। अभी अभी मैंने बताया था कि दो ऑपोजिट फेस सपोज करते हैं, एक ऊपर वाला ले लेते हैं, ये फेस है, यहाँ एटम इन्वॉल्व है, और एक ये वाला फेस है, एक इस फेस पर एटम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कॉर्नर्स पर तो 8 कॉर्नर्स और एक एटम का 1/8 पार्ट इन्वॉल्व होता है, तो कितना हो गया 1 कॉर्नर, तो 1 एटम से मिलकर बन गया। अभी अभी बताया था फेस पर कितना इन्वॉल्व होता है, तो फेस पर हाफ एटम इन्वॉल्व होता है, हाफ यहाँ पर और हाफ यहाँ पर। तो फेस इस बार हमने यूज किए हैं 2, और एटम कितना यूज किया है पर फेस, हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 1। मीन्स एंड सेंटर भी कितने एटम से मिलकर बना है, एंड सेंटर भी कितने एटम से मिलकर बनता है, 2 एटम से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से हमारी ये यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो जाता है। चलिए इससे आगे बात करते हैं। अब अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मैं इससे आगे भी डिस्कस करता हूं अभी यूनिट सेल को ही। देखिए अभी जो हम ये यूनिट सेल डिस्कस कर रहे थे, ये यूनिट सेल था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम्स के अरेंजमेंट के बेस पर। अब हम अगला जो अरेंजमेंट दिखाएंगे या एक्सप्लेन करेंगे यूनिट सेल को, वो करेंगे उनके पैरामीटर्स के बेस पर, यूनिट सेल के पैरामीटर्स के बेस पर, यूनिट सेल के पैरामीटर्स के बेस पर। तो अगर हमें पैरामीटर्स के बेस पर यूनिट सेल को डिफाइन करना है तो सबसे पहले हमें बच्चों ये समझना होगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, किसी भी यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो आप समझिए पैरामीटर्स क्या होते हैं। मैं एक यूनिट सेल बना देता हूँ, ये हमारा एक यूनिट सेल है, थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक ये यूनिट सेल है, ठीक है। अब इस यूनिट सेल के अंदर हमने ये यूनिट सेल बना लिया। अब मैं कहूं कि इस पॉइंट को लेता हूं मैं, और इसको मैंने यहां तक ले गया, इसको मैं थोड़ा यहां खींच दिया, इसको भी मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट से भाई हमारे यूनिट सेल के अंदर तो केवल इतना ही लेंथ इन्वॉल्व हो रही है, तो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया ए। ठीक है, अब ये ए, इस लेंथ को क्या बोला ए, और ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस पर जिसकी इस लेंथ को हमने क्या बोल दिया ए, यहाँ से यहाँ तक की, जो यूनिट सेल में इन्वॉल्व है। एक्स एक्सिस पर जो यहाँ से यहाँ तक इन्वॉल्व है यूनिट सेल में, इसको बोल दिया मैंने बी, और वाई एक्सिस पर जो यहाँ से यहाँ तक इन्वॉल्व है, इसको बोल दिया मैंने सी। तो ये जो ए कोमा बी कोमा सी हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ। अब इस लेंथ ए के सामने जो एंगल है इसको बोलते हैं अल्फा, इस बी के सामने जो एंगल है इसको बोलते हैं बीटा, और इस सी के सामने, इस सी के सामने ये वाला एंगल होगा, इसको बोलेंगे गामा। ठीक है, और अल्फा, बीटा और गामा ये जो एंगल्स हैं इनको बोलते हैं एक्सियल एंगल्स। अगर मैं इन पूरे यूनिट सेल को अभी हटा दूं तो सिचुएशन ये है। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है हमारे पास। तो ये क्या कहलाते हैं, यानी एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल, किसी यूनिट सेल के एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल क्या कहलाते हैं, यूनिट पैरामीटर्स, यूनिट सेल पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब इनके बेसिस पर हम यूनिट सेल्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इनके बेसिस पर यूनिट सेल्स को कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखाता हूं। चलिए इनके बेस पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यूनिट सेल के पैरामीटर्स के बेसिस पर यूनिट सेल्स को डिफाइन किया जाता है। अभी हमने देखा यूनिट सेल के पैरामीटर क्या थे, ए बी सी। ए बी सी क्या होते हैं, एक्सियल लेंथ, और अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं, एक्सियल एंगल। तो एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल में जैसे जैसे हम चेंजेस करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी यूनिट सेल का साइज चेंज होता जाएगा और शेप चेंज होती जाएगी, और उसी तरीके से नेम भी चेंज हो जाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास कब होगा, जब ए बी और सी, ए बी और सी यानी एक्सियल लेंथ तीनों बराबर हों और अल्फा बीटा और गामा एंगल भी तीनों बराबर हो, 90 डिग्री हो, तो ऐसा यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है, जिसको हमने सिंपल यूनिट सेल भी पढ़ा था। रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल क्या कहलाता है, कब कहलाता है, जब ए बी सी एक्सियल लेंथ तो बराबर हो, ए बी सी एक्सियल लेंथ बराबर हो
और अल्फा बीटा और गामा बराबर ना हो, यानी 90 डिग्री ना हो, एंगल इनमें चेंज हो। जब इनमें एंगल्स चेंज हो जाएंगे, आप देख रहे हैं एंगल कहीं बड़ा है, कहीं 90 डिग्री से ज़्यादा है, कहीं कम है, तो वो क्या कहलाता है, रोम्बोहेड्रल कहलाता है। वहीं पर अगर हम आगे आएँ तो आप देख रहे हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, जब ए एक्सियल लेंथ ए और बी तो बराबर हो लेकिन सी बराबर ना हो, यानी सी ए और बी से डिफरेंट हो, और एंगल ए और बी 90 डिग्री हो, और गामा जो है एंगल, तीसरा एंगल जो हो वो 120 डिग्री हो, तो शेप बनकर आएगी हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल जो शेप बनकर आती है बच्चों, इसमें सिचुएशन होती है लेंथ जो है ए और बी तो बराबर होती है, सी बराबर नहीं होती है। यहाँ अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है और गामा 120 डिग्री होता है। वहीं पर टेट्रागोनल की अगर बात करें तो टेट्रागोनल हमारा तब बनता है जब ए और बी बराबर हो लेंथ, लेकिन सी बराबर ना हो। वो बड़ी भी हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है। अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री हो, लेकिन लेंथ सी जो है, ये जो सी लेंथ है ये बड़ी हो, तो तब क्या होता है, तब हमारा टेट्रागोनल शेप बनकर आती है। ये आपको दिख ही रहा है, ये ए, ये बी, ये सी, जो ए बी सी हैं ये यूनिट लेंथ हैं, यानी हम कह रहे हैं कि लेंथ्स हैं ये एक्सियल लेंथ, और अल्फा बीटा गामा हमारे एंगल्स हैं। ऑर्थोरोम्बिक कब बनता है, ऑर्थोरोम्बिक तब बनता है जब ए बी और सी तीनों ही, ए बी सी ना ये इसके बराबर, ये तीनों ही बराबर नहीं होती हैं यहाँ पर, और लेकिन एंगल तीनों 90 डिग्री होते हैं। यहाँ एंगल तो 90 डिग्री हैं लेकिन ए बी सी बराबर नहीं है, तो ये क्या बनेगा, ऑर्थोरोम्बिक। इसी तरीके से मोनोक्लिनिक में क्या होता है, ना ए बराबर है, ना बी बराबर है, ना सी, यहाँ तीनों ही ए बी सी लेंथ जो है अलग अलग साइज की होती हैं, लेकिन एंगल अल्फा और गामा दोनों 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता, वो थोड़ा सा कम या ज़्यादा होता है, तो मोनोक्लिनिक बनता है। इसी तरीके से ट्राइक्लिनिक भी बनता है जब ना ए बी के बराबर हो, ना बी सी के बराबर हो, तीनों लेंथ अलग अलग हों और एंगल भी 90 डिग्री से अलग अलग हों, तो ये बनता है ट्राइक्लिनिक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूनिट पैरामीटर्स के बेस पर हमारी यूनिट्स बनकर आ जाती हैं 7 टाइप की। ठीक है, वहां हमने 4 टाइप की कब पढ़ी थी, अरेंजमेंट के बेस पर, और यहाँ 7 टाइप की यूनिट्स हम पढ़ रहे हैं पैरामीटर्स के बेस पर। तो प्रैक्टिकली जब देखा गया पैरामीटर्स के बेस पर, तो इन 7 को भी फर्दर देखा गया, तो ये 7 यूनिट्स बढ़कर हो जाती हैं 14 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। 14 यूनिट्स में कैसे, तो क्यूबिक यूनिट हो जाती है प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में प्रीमिटिव और बॉडी सेंटर्ड आ जाता है, हेक्सागोनल आ जाता है, ऑर्थोरोम्बिक प्रीमिटिव टाइप का हो जाता है, बॉडी सेंटर्ड हो जाता है, फेस सेंटर्ड। तो इस तरीके से ये बढ़कर 14 हो जाती हैं। बच्चों इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तो केवल वही याद करनी है, या वही हम यूज़ करेंगे, कौन सी, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हेक्सागोनल के बारे में। ये तो आपके लिए नॉलेज के लिए था, आपने इसको देख लिया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा हेक्सागोनल के बारे में भी बता देता हूँ। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रीमिटिव यूनिट सेल्स और सेंटर्ड यूनिट सेल्स, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अलावा भी हमारे पास 7 टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं, और उनको जब फर्दर और एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो टोटल मिलकर आई 14। और उन 14 यूनिट सेल्स को बच्चों नाम क्या दिया जाता है, तो उन 14 यूनिट सेल्स को नाम दिया जाता है ब्रेवियस यूनिट सेल। वो जो टोटल 14 यूनिट सेल्स अभी आपने स्लाइड की फॉर्म में देखी थी, वो क्या थी, ब्रेवियस यूनिट सेल्स बोला जाता है। अब मैंने आपको फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड और सिंपल के बारे में बता ही दिया है, और आपने स्ट्रक्चर्स देख लिए। हमें इन 4 को ही ज़्यादा डिस्कस करना है, और एक थोड़ी सी जो डिस्कशन में आएगी वो आएगी हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगा वो देख लेते हैं। हेक्सागोनल को बनाने के लिए आप ऐसा कीजिए, हेक्सा माने 6, तो आप 6 एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज कीजिए। ठीक है, 6 एटम का मतलब ये मिड वाला एटम नहीं है, ये तो मैंने बस बनाने के लिए बनाया था। तो आपने 6 एटम बना लिए, 6 एटम को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब अगर मैं इन 6 एटम्स के सेंटर को मिलाता हूं, यानी लैटिस पॉइंट्स को आपस में मिला दूं, लीजिए ये मिला दिया, ये भी मिला दिया, ये भी मिला दिया, ये भी मिला दिया, ये भी मिला दिया और ये भी मिला दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं नीचे भी ऐसे ही करूं कि मैं 6 एटम्स लूं
और 6 एटम्स को मैं थोड़ा सा ऊपर करके बनाता हूँ, जगह कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया और मैं 6 एटम्स को फिर दोबारा इस तरीके से अरेंज करता हूँ और मैं फिर दोबारा ये मैंने 6 रख दिए और इनके सेंटर को भी मैंने इस तरीके से मिला दिया। अब इस तरीके से मिला दिया और मैं ये वाला पार्ट फिलहाल, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है, बाहर की तरफ वाला पार्ट है, मैंने इसको इस सारे पार्ट को मैं हटा देता हूँ। तो अगर मैं सारे पार्ट को यहाँ से हटा दूँ तो आप क्या देखेंगे, आपको मैं स्ट्रक्चर वाइज भी इधर साइड में दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्या हुआ, एक पार्ट ये बन गया, अपर पार्ट वो बन गया, लोअर पार्ट ये नीचे बन गया, हेक्सागन। अब हेक्सागन बनने के बाद ये पॉइंट इस पॉइंट से मिला दिया जाए, ये पॉइंट इस पॉइंट से मिला दिया जाए, ये पॉइंट इस पॉइंट से और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिला दिया जाए, मिला दिया। इसके बाद मैं 3 एटम्स को यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख दूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर आई है या ये जो अरेंजमेंट आया है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब इसमें बारी आती है कि ये यूनिट सेल कितने एटम से मिलकर बना होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये जो है, ये एटम का कितना पार्ट इन्वॉल्व होता है, हर कॉर्नर पर 1/6 को एटम का पार्ट इन्वॉल्व होता है। अब कॉर्नर कितने हैं, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर और 6 कॉर्नर। 6 कॉर्नर है और पर कॉर्नर पर एटम का कितना पार्ट इन्वॉल्व है, 1/6। तो 6 से 6 जब कैंसिल आउट होगा तो ये बन जाएगा 1, यानी ये पूरा अपर पार्ट कितने एटम से मिलकर बना है, 1। इसी तरीके से नीचे भी 1/6 पार्ट इन्वॉल्व होता है और कॉर्नर है 6, 1/6 पार्ट इन्वॉल्व है तो क्या होगा 1, यानी नीचे वाला पार्ट भी 1 से मिला है। और पूरे 3 एटम हमने बीच में रख दिए हैं। जब पूरे 3 एटम हमने बीच में रख दिए हैं तो 3 एटम यहाँ बीच में भी हैं। तो टोटल एटम कितने हो गए, 1, 3 और 1, 1, 3, 1, यानी 1 + 3 + 1, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 1, तो 1, 3, 1 हो जाते हैं कितने, ऊपर 1 इन्वॉल्व, नीचे 1 इन्वॉल्व, कितने हो गए 2, और 2 और 1 3, 2 और 3 5 एटम हो गए। अब 5 एटम जब यहाँ इन्वॉल्व हो गए तो हाफ एटम हमने इस फेस पर रखा है और हाफ एटम हमने इस फेस पर रखा है। हाफ एटम इस फेस पर, 2 फेस हैं हमारे पास, 2 फेस हैं, तो हाफ एटम एक फेस पर रखा है और हाफ एक फेस पर रखा है, तो कितना हो गया 1। तो इसको भी ऐड कर दूं मैं इसमें, तो टोटल कितना हो गया 1 और 3 4 और 1 5 और 1 6, यानी टोटल एटम कितने इन्वॉल्व हो गए 6। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल 6 एटम से मिलकर बनता है। इस तरीके से हमारी टोटल यूनिट सेल्स हो जाती हैं। अब आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।